Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Assam to introduce Uniform Civil Code UCC. ये जो टॉपिक है दैट इज यूजफुल फॉर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है आपने अपने बेसिक पॉलिटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, बट एक बार यहाँ ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, बैकग्राउंड में डिटेल में समझते हैं. देखिए, तो पर्सनल लॉज होते हैं. पर्सनल लॉज क्या होते हैं पहले वही समझ लेते हैं, तब आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे. देखिए, कानून दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं क्रिमिनल लॉज विच इज यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन. वे मर्डर रिमेन्स मर्डर, और उसमें जो भी प्रोसीजर है, जो भी सजा है, दैट विल बी सेम फॉर एवरीवन. उसमें फिर आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा कि आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, ये सब उसमें मायने नहीं रखेगा. बट क्रिमिनल लॉज के अलावा देयर आर पर्सनल लॉज. पर्सनल लॉज regulates matters related to marriages. डिवोर्स हो जाता है तो उस केस में क्या दोनों ही पार्टी के लिए रिकोर्स है. फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का पैसा, एलिमनी वगैरह होगा कि नहीं होगा. इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सक्सेशन आफ्टर वन जनरेशन टू अनदर, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जिस कानून से रेगुलेट होती हैं उनको कहा जाता है पर्सनल लॉ. और पर्सनल लॉ मोस्टली डिराइव होता है फ्रॉम रिलीजियस आइडियाज. तो इसी कारण से हमारे देश के अंदर जो पर्सनल लॉज हैं दे वेरी फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी. डिफरेंट कम्युनिटीज फॉलो डिफरेंट पर्सनल लॉज. एकदम बेसिक सी बात है. फॉर एग्जांपल, अमंगस्ट हिंदूज नाउ पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड इवन इन पर्सनल लॉज, बट अमंगस्ट इस्लामिक कम्युनिटी पॉलीगैमी इज स्टिल नॉट प्रोहिबिटेड. तो ये एग्जाम्पल हो सकता है कि हाउ पर्सनल लॉज वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी. तो ये बात हो गई अबाउट लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल कि लॉज आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिमिनल लॉज विच आर यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन, एंड देन पर्सनल लॉज दैट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिलीजियस बिलीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. अब हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंपली मीन्स कि धीरे धीरे जो तमाम पर्सनल लॉज हैं उनमें भी एक यूनिफॉर्मिटी ला दी जाए, सिंक ला दी जाए, वो भी सारे कम्युनिटी के लोगों के लिए मोर और लेस सेम हो. ये आइडिया को कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो इट इज द प्रपोजल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ ईच of the major religion with common set of laws governing every citizen. So replacing personal laws with common set of laws which will be applicable for every citizen, this is the idea behind uniform civil code. जो uniform civil code का concept है that is mentioned in DPSP part 4 of the constitution under article 44. It says that the states shall endeavor to secure citizens a uniform civil code. DPSP आपको पता है it is not enforceable in court of law. मतलब it is a directive for the government which has to be attained over a period of time, but it has not to be or it cannot be enforced in a court of law. मतलब अगर ये implement नहीं होता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते seeking recourse, legal recourse. तो डीपीएसपी एक आइडिया है जिसको लॉन्ग रन में हमें लाना है. एज पर आई एम सो सॉरी, यूसीसी एक आइडिया है जिसको हमें लाना है लॉन्ग रन में, इंप्लीमेंट करना है, बट इट इज येट नॉट इन्फोर्सिएबल. यूसीसी का जो आइडिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आइडिया है, इसका ओरिजिन अगर देखा जाए विल फाइंड कि कॉलोनियल टाइम से ही देयर वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग सम यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ by the Britishers itself, but they made a very strong revolt in 1857. Britishers ने कई सारे ऐसे norms लाने की कोशिश की where they completely disregarded the religious practices and they wanted to enforce certain provisions. For example, doctrine of lapse and all. They wanted to enforce provisions which would be uniform for everyone. And such approach of Britishers was met with revolt, strong revolt in 1857. It was seen
as attempt to interfere into religious and customary matters of the Indian society. तो उस टाइम से ही सरकारों को एक बात समझ आ गई है कि अगर हम लोग पर्सनल लॉस को फोर्सफुली रिप्लेस करने की कोशिश करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के फॉर्मेट में, तो सोसाइटी माइट रेजिस्ट। और यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी भी डीपीएसपी में रखा गया है, इसको इन्फोर्सिएबल नहीं बनाया गया है। सरल सी बात है, व्हाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन पार्ट ऑफ डीपीएसपी, व्हाई इट हैज नॉट बीन इन्फोर्सिएबल? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी कम्युनल डिसहार्मनी। आपको पता है राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ लॉट ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। उस हालत में अगर यूसीसी को इन्फोर्स किया जाता तो कम्युनल टेंशन्स और बढ़ सकते थे। हो सकता है कि कुछ कम्युनिटी को ऐसा लगता कि उसके रिलीजियस इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर रही है सरकार, उसके ऊपर कुछ ऐसे वैल्यूज थोप रही है जो उसके रिलीजियस या कस्टमरी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि लेट अस कीप द आइडिया ऑफ यूसीसी अलाइव but not as an enforceable one, but as a part of DPSP, which will be enforced in a longer period of time. यूसीसी का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया है, क्यों सरकारों के लिए डायरेक्टिव्स के तौर पे है, इसके क्या फायदे हैं वो जरा देखते हैं। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन नेशनल यूनिटी। यू सी डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट पीपल प्रैक्टिसिंग डिफरेंट सेट ऑफ पर्सनल लॉज, ये कहीं ना कहीं देश के अंदर भी एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन का रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे कहते हैं ना, एक देश में दो विधान या कई सारे विधान नहीं होने चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों? व्हेन वी आर सिटीजन ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री, वी शुड बी अब फॉलोइंग द नॉर्म्स, कॉमन नॉर्म्स फॉलोड ओवरऑल इन द कंट्री, राइट? तो नेशनल यूनिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट। प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी, यू सी, जब हम लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब अलग अलग पर्सनल लॉज फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस जब अलग अलग रहती हैं तो उससे एक सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन भी जनरेट होता है कि भाई उनके धर्म के लोग, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। और डिफरेंशिएशन जो है वो कब डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाए वो आपको पता नहीं चलता है। अलग होना और फिर मेरा बेहतर है उसका खराब है, ये टेंडेंसी अपने आप आ ही जाती है। डिफरेंशिएशन के बाद डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, जो फ्रैटर्निटी देश में एकता भाईचारा के लिए खतरा है। एंड ऑफ कोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज सिंक विद द मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी, क्योंकि मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी में देखिए इंटर कास्ट तो मैरिजेस हो ही रहे, इंटर कम्युनिटी क्रॉस फेथ मैरिजेस भी हो रहे हैं। उस केस में वी नीड टू हैव uniform law with respect to personal matters like marriages, succession and all. Otherwise, दो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में शादी होगी, then what norm will be implemented over them? Simplification of the law, of course, when UCC is implemented, that will make the norms very easy, simple as far as marriage, inheritance or succession is concerned. Its implementation will be easier. Most importantly, gender justice. Uniform Civil Code will ensure gender justice. क्योंकि इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉ सम ऑफ regressive ideas coming from orthodox interpretation of religion is enforced in the society, which has direct implication on the interest of women, और जिस कारण से विमेन के अगेंस्ट कई दफा सप्रेशन उनका होता है, उनके राइट्स का डिनायल होता है। जेंडर जस्टिस कैसे होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मदद से, वो समझते हैं विद हेल्प ऑफ दिस शाहबानो केस। थोड़ा पुराना केस है, 1985 का। शाहबानो, a 62-year-old Muslim woman, she was divorced by her husband मोहम्मद अहमद खान। ये पूरा डिटेल में नाम वगैरह याद नहीं रखना है, बस शाहबानो केस नाम से याद रखिए। अब शाहबानो was married in 1932 itself, और अब 62 साल की उम्र में जब उनके 5 बच्चे थे उस वक्त उनको डिवोर्स दे दिया उनके हस्बैंड ने। तो शाहबानो क्लेम्ड फॉर मेंटेनेंस, एलिमनी आप कह सकते हैं, बट उनके हस्बैंड जो थे मोहम्मद अहमद खान, ही refused to give any maintenance or any kind of alimony. He claimed कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तो the husband is not bound to give maintenance after that iddat period. Iddat is the waiting period that a woman must observe after death of her husband or
divorce before she can marry another man, which is usually 3 months. तो 3 महीने तक बस मेंटेनेंस देने का नियम है हमारे धर्म के हिसाब से और मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, तो मैं 3 महीने दूंगा, उसके आगे नहीं दूंगा। पर आप सोचिए, एक 62-year-old वुमन हु सर्व्ड हर लाइफ, अभी 5-5 बच्चे हैं तो बच्चों का ख्याल रखा उन्होंने, 5-5 बच्चों को उनकी परवरिश की, तो सी सर्व्ड हर लाइफ and now she could not engage into any meaningful employment, and at the age of 62 she was divorced. She has no other source of income, so how vulnerable she gets. In other communities, in other religion, in most of them there is a provision of alimony in such cases, because the woman spent most of the time in the household activities. So now she was also working, but now suddenly she becomes financially vulnerable, so husband must support her even if the two decides to go for divorce. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया, साहबानो केस नाम से इसको जाना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस तो यही कहता है, चाहे ठीक है मुस्लिम पर्सनल लॉ है, बट द जस्टिस तो तभी इंश्योर होगा, फेयरनेस तो तभी इंश्योर होगा व्हेन साहबानो गेट्स अ मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इवन आफ्टर डिवोर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस डायरेक्शन में आदेश दिया भारत सरकार को कि ठीक है, आप एक बार में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं ला सकते, लेकिन धीरे धीरे आप अलग अलग मुद्दे पे यूनिफॉर्म कानून बनाना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल, मेंटेनेंस पे यूनिफॉर्म कानून बनाना शुरू कीजिए, सक्सेशन पे यूनिफॉर्म कानून बनाना शुरू कीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ प्रोसीड करें, रादर देन jumping to UCC in one go. You start making uniform law regarding certain personal matters one after another, and that is how we can attain the goal of UCC in longer run. This was the direction given by the Supreme Court to the government कि सबसे पहले आप साहबानो केस के बाद से आप मेंटेनेंस को लेकर के एक कानून बनाइए which will be applicable for all the community irrespective of their religious background. So अगर ऐसा हो जाता तो that would be a step in the direction of uniform civil code, and that would ensure gender justice. It would reduce the economic or financial vulnerability of the women. But सरकार ने ऐसा किया नहीं, पार्लियामेंट did not frame any law in this regard. तो यह है साहबानो केस, और जिसको आपको याद रखना चाहिए as far as UCC is concerned, the Supreme Court has already directed the government to bring a law in this direction. अब रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं। हमारे सीएम, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने कहा है कि असम भारत का तीसरा ऐसा राज्य बनेगा आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात टू ब्रिंग अ लॉ इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। लगभग 1 साल पहले ही इन दोनों स्टेट्स ने, उत्तराखंड और गुजरात ने, इस बात को अनाउंस कर दिया है कि दे आर सेटिंग अप अ कमिटी विच विल सजेस्ट कि किस तरीके से इन स्टेट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कानून लाने के प्रयास में है, एंड असम विल बी द थर्ड। अगर यूसीसी की बात की जाए तो भारत के अंदर इकलौता ऐसा स्टेट जहां पे यूसीसी एप्लीकेबल है वो है गोवा, बट गोवा में कोई कानून ला करके इंप्लीमेंट नहीं किया गया यूसीसी। यूसीसी वाज एप्लीकेबल इन गोवा राइट सिंस द बिगनिंग। जब गोवा आजाद हुआ फ्रॉम पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन इन 1961, उस टाइम में भी वहां यूसीसी एप्लीकेबल था। द पॉपुलेशन ऑफ गोवा जस्ट 6 लाख एट दैट टाइम। दे रिटेन्ड द पोर्टुगीज सिविल कोड, and that made it the only state in India to have uniform civil code. पूरी तरह से rigid sense में तो Portuguese civil code is not uniform, but more or less it is quite uniform. तो उन्होंने जो Portuguese law को inherit किया, that allowed Goa to remain a state having uniform civil code. But अभी गुजरात और उत्तराखंड ला रहे हैं कानून। हमारे सीएम साहब ने कहा है कि इनके कानून को पढ़ करके उस लाइन में हम लोग भी एक कानून लाएंगे, बट हमारा कानून जो है ज़्यादा इनोवेटिव रहेगा। इनसे तो थोड़ा बहुत हम हिंट्स लेंगे, बट आवर लॉ विल बी मोर इनोवेटिव, एंड विथ हेल्प ऑफ यूसीसी लॉ ऑफ असम द गवर्नमेंट विल ट्राई टू टैकल द मेनेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट ऑलरेडी सरकार स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन कर रही है। इन दोनों को और बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया तो, क्योंकि फिर मैरिजेस को लेकर के सरकार कानून बना सकती है, स्ट्रिक्ट लॉ विच विल बी एप्लीकेबल टू एवरी कम्युनिटी। सो उस केस में फिर कोई ये नहीं कह सकता कि चूंकि मेरे धर्म में अलाउड है दैट्स व्हाई आई शुड बी अलाउड टू डू दिस एंड दैट। चाइल्ड मैरिजेस को लेकर के भी देयर आर सर्टेन रीजन्स हु से कि नहीं, हमारा पर्सनल लॉ तो कहता है कि वंस गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी शी कैन गेट इनटू मैरिज। तो पर्सनल लॉ का कोई कभी कभार हवाला दिया जाता है इन ऑर्डर टू वायलेट द चाइल्ड मैरिजेस
प्रोविजंस, तो वो सब चीजें एड्रेस की जा सकती हैं इफ यूसीसी इज ब्रॉट। तो हमारा स्टेट तो ऑलरेडी फोकस कर रहा है चाइल्ड मैरिजेज और पॉलीगैमी को क्रैकडाउन करने का, उसको अवॉइड करने का। यूसीसी वाला जो कानून होगा दैट विल बी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग दीज टू एविल्स, सोशल एविल्स। तो यूसीसी पे एक बेसिक सा मेंस क्वेश्चन मैंने दे रखा है। अब तो चूंकि प्रीलिम्स का डेट आ गया है 17 मार्च, तो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अब आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, अवॉइड राइटिंग। बट अगर किसी की लिखने की इच्छा है तो लिख सकता है। दिस इज द क्वेश्चन एंड हियर इज द hints. The next topic is about Taiwan and China. This topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view. थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। ये करंट डेवलपमेंट वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ये आर्टिकल इसीलिए उठाया आज के इंडियन एक्सप्रेस से ताकि आपको ताइवान और चाइना का रिलेशन समझा सकूं, तो आपको थोड़ा हेल्प करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में ड्यूरिंग द मेंस टाइम। देखिए, चाइना की अगर बात की जाए, जिसको आज हम मेनलैंड चाइना ये कहते हैं चाइना, यहाँ पे ये भी कॉलोनाइज था, बट भारत की तरह कॉलोनाइज नहीं था कि एक कंट्री ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया है। दे वेयर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट यूरोपियन पावर्स एंड जापान। उन्होंने अलग अलग एरिया अपने अपने में डिवाइड कर रखा था चाइना के। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, 1927 से लेकर के 1949 तक चाइना के अंदर एक इंटेंस सिविल वॉर होना शुरू हो गया। कॉलोनियल पावर्स धीरे धीरे जाने लगे और वहां के जो लोकल्स थे उनके बीच में एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिसको कहा गया सिविल वॉर, दैट प्रिवेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 22 इयर्स फ्रॉम 1927 टू 1949। इस सिविल वॉर मेनली दो ग्रुप्स के बीच में था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके लीडर थे माओ जेदांग, एंड क्यूमिंगतांग KMT, जिसके लीडर थे चियांग की सेक। चियांग की सेक और उनके जो सपोर्टर्स KMT के, they wanted to bring democratic form of government in China. They wanted to call China, independent China, as Republic of China. जबकि माओ जेदांग के जो सपोर्टर्स थे, they wanted to bring communist form of government in China. Communist form of government में generally there is one party rule, one party government, one party rule. तो माओ जेदांग और उनके सपोर्टर्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बिलोंग करते थे, they wanted to bring single party rule, communist ideology to be implemented in China, not pure liberal democratic setup as expected by Chiang Kai-shek and his supporters. तो कम्युनिज्म इंस्टॉल करना चाहते थे माओ जेदांग और उनके सपोर्टर्स, और वो चाइना को नाम देना चाहते थे PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों ही ग्रुप्स के बीच में इंटेंस फाइटिंग चलती रही फॉर अबाउट 22 इयर्स। अंत में माओ जेदांग एंड हिज सपोर्टर्स वेर विक्टोरियस इन 1949 और क्यूमिंगतांग और उनके लीडर चियांग की सेक को ये चाइना छोड़ करके भागना पड़ा। एंड दे हैड टू टेक शेल्टर ऑन द स्मॉल आइलैंड, जिसको कहा जाता है फार्मोसा आइलैंड। वहां जाकर के इन्होंने शेल्टर लिया और वहां पे इन्होंने अपना बनाया रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दे बेसिकली क्रिएटेड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट कि ठीक है, ये जो मेन लैंड है हमारा वो तो छीन लिया है कम्युनिस्ट लोगों ने, अभी के लिए यहाँ सरकार बनाते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस लैंड को वापस से रिटेन करेंगे या रिगेन करेंगे। सो यहां बनाया गया फार्मोसा आइलैंड पे ताइवान, which is also known as officially known as Republic of China, which claims itself to be the real China. This was created by Kuomintang, KMT, Chiang Kai-shek and his supporters with the aim of regaining the mainland China over a period of time. जबकि mainland China पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार बन गई, माओ जेदांग जिसके लीडर बने on 1st October 1949. And this China they started to call themselves PRC. तो यहां से हो गए दो चाइना, PRC कम्युनिस्ट लोगों की, ROC वो क्यूमिंगतांग पार्टी की जो लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहते थे। दे क्लेम कि वी आर रियल चाइना एंड इन लॉन्गर रन वी विल अक्वायर दिस लैंड। PRC क्लेम्स कि वी आर रियल चाइना, इन लॉन्गर रन वी विल अक्वायर दिस स्मॉल लैंड ऑल्सो, दिस बिलोंग्स टू चाइना। अब दुनिया भर के लिए एक डायलेमा कि भैया असली चाइना कौन है, किसको हम लोग कहें असली चाइना। एक कह रहा है मैं हूं ROC, एक कह रहा है मैं हूं PRC। ये जो चाइना है PRC वाला, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस प्रूव टू बी मोर पावरफुल, राइट, मोर डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंशियल। सो दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी नोन एज वन चाइना प्रिंसिपल। वन चाइना प्रिंसिपल मतलब देखो भैया एक ही चाइना है और वो मैं हूं,
और अगर तुम इसको नहीं मानते हो तो यू आर आवर एनिमी. इफ यू डू नॉट फॉलो वन चाइना प्रिंसिपल मीन्स यू आर एनिमी एंड यू आर चैलेंजिंग आवर सोवरेनिटी. सो वन चाइना प्रिंसिपल दैट वाज प्रोक्लेम्ड बाय दिस पीआरसी कम्युनिस्ट लोगों की, दैट पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अदर वर्ल्ड कंट्रीज कि आइदर मी और दिस, and if you do not follow this that means you believe कि ROC is the real China, in that case you are our enemy. तो दुनिया भर के देशों के लिए अब एक सरल सा प्रश्न था, दिस और दिस, एंड का ऑप्शन खत्म हो गया कि भैया हमारे लिए दोनों ही चाइना है. मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे followed this one China principle, including countries like India, US. All of us, these countries, India, US, Russia, they believe in one China principle. Means, in short, we concede that this PRC is the real China. बहुत छोटे मोटे देश हैं दुनिया के, कुछ ऐसे 15 देश, बेलीजी, ग्वाटेमाला, हाइटी, who says कि this is real China for us. I don't want to have any diplomatic ties with you. We do not officially recognize you. So these are the small countries. Of course छोटे छोटे देश हैं, ये आइलैंड कंट्रीज हैं. ये आइलैंड कंट्रीज और छोटे देशों का ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ताइवान के लिए. सो इस तरह से दे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ताइवान एज रियल चाइना, बट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, we do not recognize Taiwan as a separate country, at least diplomatically. इंडिया ताइवान रिलेशंस की भी अगर बात की जाए तो वी आर हैविंग इकोनॉमिक रिलेशंस, बट डिप्लोमेटिकली वी डू नॉट मेंटेन ऑफिशियल रिलेशंस. सेम गोज फॉर द यूएस. when US does not officially recognize Taiwan, though they have a very strong economic cooperation. So US had declared in 1979 that they will also concede one China principle. अभी रह रहे करके चाइना को चिढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह देते थे कि वी विल रिव्यू वन चाइना प्रिंसिपल, परहैप्स वी मे गो बैक. और फिर चाइना चिढ़ जाता था कि अच्छा तुम बदल के दिखाओ, वन चाइना प्रिंसिपल को रिवोक करके दिखाओ, इसका मतलब तुम हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो, इसका मतलब तुम हमसे लड़ाई करना चाहते हो. तो डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ाने के लिए बार बार कह देते थे कि वी आर रिव्यूइंग वन चाइना प्रिंसिपल, बट यूएस ऑल्सो हैज ऑफिशियली एक्सेप्टेड वन चाइना प्रिंसिपल. मतलब फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, देयर इज जस्ट वन चाइना विच इज पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं. देखिए ये जो ताइवान है, जो आरओसी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहां होने वाला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो पार्टियां इलेक्शंस में आ रही हैं अभी हैं केएमटी एंड डीपीपी. अभी केएमटी जो चियांग की शेक के टाइम में हुआ करता था, उसका नेचर काफी बदल गया है. ये आजकल बिल्कुल चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हिसाब से चलने लगा है. और वहां पे जो नई पार्टी आ गई है डीपीपी, ये एंटी चाइना टेंडेंसी रखता है. जबकि ये जो केएमटी है कि चियांग की शेक वाली, आजकल वो प्रो चाइना अप्रोच रखता है. तो केएमटी का कैंडिडेट है हु यू ई, ये सब याद नहीं करना है नाम, उसको सपोर्ट कर रहा है चाइना, राइट. जबकि डीपीपी का कैंडिडेट है चिंगते, ये कह रहा है कि अगर मैं जीत गया, अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया, लाई चिंगते कह रहा है, तो आई विल वर्क फॉर ताइवान्स इंडिपेंडेंस. मतलब आई विल अगेन ट्राई टू reinstate कि we are the real China. We will force the world. We will try to force for Taiwan's independence. Taiwan independence मतलब we are separate from China. We are independent country. जबकि चाइना का क्या कहना है कि this is nothing but land of China only. And this DPP का कैंडिडेट कह रहा है कि if I get elected then I will force for my independence, independent of ROC या Taiwan. So naturally the China Communist Party of China या mainland China would not like this DPP candidate. तो यही आर्टिकल था कि अगर इलेक्शन में चीजें उल्टी हो जाती हैं और ये डीपीपी वाला कैंडिडेट जीत जाता है तो फिर चाइना ताइवान को लेकर के और हॉस्टाइल हो सकता है, टेंशंस बढ़ सकते हैं. लेकिन ये न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी इलेक्शन होने दीजिए, 13 तारीख को इलेक्शन होगा, फिर क्या होगा देखेंगे. मैंने आज थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दिया. आपके मन में मोटा मोटा ये भी सवाल उठना चाहिए कि सर इतना पावरफुल कंट्री है चाइना, ये छोटा सा ताइवान, इसको ये लैंड छीन क्यों नहीं लेता, खत्म करे कहानी. जैसे रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया 2014 में, वैसे ही ये चाइना जाकर के ताइवान को एनेक्स कर ले. उसकी तो आर्मी काफी पावरफुल है.
इसके पीछे दो कारण है कि क्यों चाइना इस ताइवान को एनेक्स नहीं कर पाता है। ताइवान है बहुत छोटा, चाइना को 2-4 घंटे लगेंगे ताइवान को अक्वायर करने में, लेकिन ताइवान को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है ऑफ द अदर कंट्रीज लाइक यूएस, जापान एंड ऑल। भले फॉर्मली उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं ताइवान को, लेकिन साथ ही साथ दे वांट टू कीप ताइवान मैटर अलाइव एज अ चेक ओवर चाइना, सो इनडायरेक्टली दे सपोर्ट अ लॉट टू ताइवान। अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान के ऊपर तो चाइना को पता है कि ताइवान से लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी हमारी बाकी लोगों से, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और शायद से भारत, सब आ जाए इस ताइवान के पीछे। एक तो ये कारण है इनडायरेक्ट सपोर्ट। दूसरा, एक बात कही जाती है सिलिकॉन शील्ड ऑफ ताइवान। यू सी, ताइवान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एज फार एज सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इज कंसर्न, और यहां से जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है वो भारत, यूएस की इकोनॉमी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत, यूएस, जापान जैसे देश कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना का कंट्रोल हो जाए ताइवान के ऊपर, अदरवाइज सेमीकंडक्टर जो सप्लाई है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है चाइना। So that is why also China knows it very well कि if it decides to attack Taiwan, Taiwan is not going to produce any resistance to China, but given the strategic significance of Taiwan and economic significance because of the silicon or semiconductor that it produces, countries like US, Japan, Australia and India might come into the aid of Taiwan, and that may escalate the war and which might have the bigger damage for the China. That is the reason why चाइना धमकी देकर के बस छोड़ देता है ताइवान को, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एचपीवी वैक्सीन पुश। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो टॉपिक समझने के लिए पहले थोड़ा सा समझते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। देखिए, सर्वाइकल कैंसर इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, काफी लंबे समय तक रहने के कारण ये कैंसर का भी शेप ले सकता है, सर्वाइकल कैंसर का भी शेप ले सकता है। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमो वायरस, पैपिलोमा वायरस, एचपीवी शॉर्ट में कहते हैं। तो ये जो एचपीवी वायरस है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इट इज क्वाइट प्रिवेंटेबल। अगर इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया गया तो मैनेज कर लिया गया, बट अगर ये बढ़ गया देन इट बिकम्स फैटल ऑल्सो। इनफैक्ट इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप after breast cancer amongst women and second leading cause of cancer death in women between the age group 15 to 44. According to WHO, India accounts for about 20% of global burden as far as cervical cancer death is concerned. India witnesses about 1.2 lakh cases every year and about 70% death happens every year, which is a huge number. Cervical cancer. So cervical cancer starts when the cell lining in the cervix begins to grow out of control. So and the cervix is the lower part of the uterus that connects the body of the uterus to vagina. अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ वैक्सीन्स भी हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पे 2 वैक्सीन हैं, गार्डेसिल फ्रॉम मॉर्क एंड सर्वेरिक्स फ्रॉम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। और भारत ने भी अपना खुद का वैक्सीन बनाया है सर्वाइकल कैंसर का 2022 में, जिसका नाम है सेरवावक। सेरवावक जो है दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की बेस्ड कंपनी है, इसने बनाया है इंडिया का खुद का वैक्सीन सेरवावक, जो एक क्वाड्रीवैलेंट एचपीवी वैक्सीन है। क्वाड्रीवैलेंट मतलब 4 अलग अलग तरह के एंटीजेंस वायरसेस से ये लड़ सकता है। बट ये जो सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत ने वैक्सीन बनाया है सेरवावक, इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसको अलग से लेना पड़ता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये वैक्सीन लेना मैंडेटरी है बच्चों के लिए। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सेरवावक नहीं है इंक्लूडेड। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, डायरिया के वैक्सीन लेना मैंडेटरी है, बच्चों को दिलवाना है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। करंट न्यूज यही है कि भारत सरकार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आ रही है वेयर इट विल बी पुशिंग फॉर दिस एचपीवी वैक्सीनेशन बिटवीन द फॉर द
गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स। तो भारत सरकार अब नए इनिशिएटिव के साथ आ रही है। हो सकता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अलावा कोई नया प्रोग्राम ले आए जहां पे एचपीवी वैक्सीन को प्रमोट करे 9 से 14 साल के गर्ल्स के लिए। तो देखते हैं किस तरह का स्कीम आता है, कुछ नए नाम के साथ आ सकता है, कुछ वैसा हो सकता है। जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पुश करने के लिए एक स्कीम लेकर के आई सरकार, मिशन इंद्रधनुष, ऐसा ही कुछ फैंसी सा नाम हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नाम आता है एचपीवी वैक्सीन को पुश करने के लिए, देन आई विल अगेन कवर इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस। टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गुवाहाटी पुअरली रैंक्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, फैक्ट याद रखिए, मेंस में काम आएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में गुवाहाटी का रैंक काफी खराब रहा है, वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन द कंट्री। आउट ऑफ 446 अर्बन लोकल बॉडीज, गुवाहाटी हैज बीन रैंक्ड 402। कुछ डेटा याद रखते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के हिसाब से गुवाहाटी was able to cover only 46% of the total household waste generated daily. Only 3% of the total waste is segregated at source. More than 80% of the residential and market area remains dirty every day as per the Swachh Sarvekshan report. That's all from our side for today. Thanks for watching.